ये बंदा ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन कर दी बिलाल। ठीक है, तो ये वाला मेथड आप लोगों को आई होप कुछ समझ में आया होगा। ये जो अभी मैंने रेड में लिखा हुआ है सारा, जो कि ना बुक के अंदर ना कहीं है, लेकिन ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल ये है कि भाई आप जो है ना वो कोफिशिएंट्स की वैल्यू आप डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग दिस अप्रोच करके देखना एक दफा, अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ गई तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लेना, मैं उस पर दोबारा आप लोगों को बता दूंगा। 4 पीपल इन द वेटिंग रूम। यहाँ तो वेटिंग रूम में कौन है? अच्छा, एडमिट ऑल। ठीक है, अब ये कि यहाँ पे हमारे पास 5 मोर पीपल, ये क्या मसला है वेटिंग रूम का? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे large systems of linear equations can be difficult to solve with great numerical precision. In the preceding illustration, we divided each counter reading by 100 to lessen the numerical difficulties. ये मैं अभी आपको मैटलैब में बता दूंगा कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है। वो सिंपल ये कहना चाह रहा है, अगर आपको आप गौर से देखें इस इन इक्वेशंस को और इस डेटा को आप बहुत गौर से देखें तो आपको एक बहुत मेजर डिफरेंस नजर आएगा। आप में से कोई पॉइंट आउट कर सकता है वो क्या डिफरेंस है? सर ये वहाँ पे एक्स में हंड्रेड्स में, वहाँ पे उसने 1 और मतलब डिवाइड बाय 100 करके ले रहा है वो। बस यहाँ 100 पर ले भी रहा है, आपके 1 ले रहा है। पास एक्स की वैल्यूज यहाँ पे सारी हंड्रेड्स के अंदर हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, उसने डिवाइडेड बाय 100 कर दिया जब वो कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आपके पास ये 100 से 1 2 3 4 5 6 हो गया सिंपल। तो ये आपके जो नजर आ रहा है, ये जब भी आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसने 100 से डिवाइड कर दिया है। ये जो आपको 1 और ये सब नजर आ रहा है ना, ये इसी वजह से क्योंकि इसने डिवाइड कर दिया, वरना ये 800 आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये नंबर अगर मैं कहता हूँ 800 टू द पावर 7 तो कितना बड़ा नंबर होगा। और जितने बड़े नंबर्स होते हैं तो मैट्रिक्स के अंदर उसको हैंडल करना उतना डिफिकल्ट हो जाता है कंप्यूटेशन के अंदर। ठीक है, इसलिए उसने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। अच्छा, आपके पास यहाँ पर बिकॉज द काउंटर डेटा वैल्यूज आर बीइंग रेज्ड टू द 7th पावर, इट इज इजी टू जनरेट नंबर्स डिफरिंग बाय सेवरल ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव एज मच एक्यूरेसी एज पॉसिबल इन द कोफिशिएंट्स एआई। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो कोफिशिएंट्स हम कंप्यूट कर रहे हैं A0 से A7 तक, इसके अंदर जितनी ज्यादा एक्यूरेसी होगी उतना हमारा अच्छा मॉडल होगा। अच्छा, it is important to have ठीक है as much accuracy or as much as possible in the coefficients of AI because each is being multiplied by a number raised to the power as high as 7। तो आपके पास अगर ये कोफिशिएंट्स आपके पास A7 या A6 आपके पास गलत होंगे और वो इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपके पास डेफिनेटली आंसर आपके पास बहुत ही गलत होगा और आपकी प्रेडिक्शंस गलत होंगी, आपकी इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन सब बहुत आउट हो जाएगी। ठीक है, द मॉडल एक्यूरेसी विद हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स। For instance, a small A7 may become significant as C becomes large। तो आपके पास यहाँ पर आप गौर से देखो, आप A7 की वैल्यू कितनी छोटी है, 0.001984, बहुत छोटी वैल्यू है इसकी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर ये A7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो रहा है with a number as big as something 8 to the power 7। यहाँ पे आप गौर से देखो तो ये आगे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये कि बहरहाल ये कि आगे बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो A7 का जो कोफिशिएंट है ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो आपके पास, और ये आप में से जिन्होंने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग का कोर्स पढ़ा हुआ है उनको अगर थोड़ा बहुत भी जहन में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास तकरीबन 6 या 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक हम अपने कोफिशिएंट्स को मेंटेन करें कैलकुलेशन के अंदर। वरना एक बहुत बड़ा मसला जो पहले गुजर चुका है कि आपके पास जो ट्रंकेशन एरर होता है या राउंड ऑफ एरर जो आपके पास इनहेरेंट है आपके पास हमारे 32 बिट आर्किटेक्चर में या 64 बिट आर्किटेक्चर में, तो वहां से बहुत बड़े मसले खड़े हो जाते हैं, आपके पास न्यूमेरिकली इनस्टेबल हो जाता है सिस्टम। अच्छा, this observation suggests why there may be dangers in using even good polynomial functions that capture the trend of the data when we are beyond the range of the observations। मैं काम करता हूँ, मैंने ये काम थोड़ा मैटलैब में किया था आप लोगों को दिखाने के लिए, तो मैं मैटलैब से दिखाता हूँ कि भाई इनके मसाइल क्या आते हैं, मतलब इस चीजों के। The following solution to this system was obtained with the aid of a handheld calculator program। तो आपके पास ये जो कोफिशिएंट्स हैं, अब आप ये देखो कि ये जो पूरी की पूरी इक्वेशंस हैं जिसको इस तरह आप मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं या आप डिफरेंट मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कोफिशिएंट्स की वैल्यूज आई हैं A0 से लेके A7 तक, ये आपकी वैल्यूज आई हैं। ठीक है, मॉडल वैलिडेशन। लेट्स सी हाउ वेल द एम्पिरिकल मॉडल फिट्स द डेटा। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम ये देखना चाहते हैं कि जी हमारे पास ओरिजिनल हमारे पास डेटा क्या था और प्रिडिक्टेड हमारे पास क्या आया। ठीक है, तो दिस इज
द ओरिजिनल डेटा। और ये हमारे पास प्रेडिक्शंस है फ्रॉम द मॉडल, प्रेडिक्शंस फ्रॉम द मॉडल। अब यहाँ पे आपके पास क्या चीज है, राउंडिंग द प्रेडिक्शंस। अब आप गौर से इसको देखो कि पता नहीं, ये तो लग रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना एग्जैक्टली सेम चीज है, कि ये वो डेटा था जो मैंने गैदर किया था एक्सपेरिमेंटली, मैंने एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए थे, और ये कि ये डेटा मैंने गैदर किया था। ये वो आपके पास है जो प्रेडिक्शंस है। अब गौर से देखो कि सारे के सारे जो आपके पास ये सियान कलर में मैंने जो हाईलाइट कर दिया, येलो में, ये दोनों एक हैं। तो इसका मतलब है मैंने इतना शानदार मॉडल बनाया कि मेरे पास एग्जैक्टली मैंने उस मॉडल जो उस डेटा का ट्रेंड था मैंने उसको रेप्लिकेट कर दिया। मैंने इतना जबरदस्त ये मॉडल बनाया है कि जो भी मेरे पास एग्जैक्टली डेटा आ रहा था, मेरा पॉलिनोमियल हर एक डेटा से पास कर रहा है। ठीक है, राउंडिंग द प्रेडिक्शंस फॉर P7 CI to 4 decimal places gives complete agreement with the observed data। तो ये वो बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ, as would be expected and results in zero absolute deviation। zero absolute deviation, जो absolute deviations आपके पास mean absolute deviations या आपके पास जो चैप्टर 3 के अंदर मैं देखी थी, तो यहाँ पे absolute deviations आपकी बिल्कुल जीरो है, कुछ भी नहीं है। Now we can see the folly of applying any of the criteria of best fit studies in chapter 3 as the sole judge for the best model। अब आप देखो वहां पे चैप्टर 3 के अंदर जो हमारे पास जो क्राइटेरिया था बेस्ट फिट का, वो बेस्ट फिट का हमारे पास क्या क्राइटेरिया था कि हम कहते हैं कि इसका रूट मीन स्क्वायर आपस में कंपेयर कर लो, या इसका मीन एब्सोल्यूट एरर, या आपके पास ये है कि इसका जो सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशंस आपस में कंपेयर कर लो। मसला सारा है कि सारा ये है कि यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा इस वाले मॉडल को उनसे, तो हमेशा जो है ना वो तो ये मॉडल बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रेसिडुअल्स आपके पास जीरो हैं, अगर मीन एब्सोल्यूट एरर भी आपके पास जीरो है, आपके पास सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स भी जीरो है, और आपके पास मीन स्क्वायर्ड एरर्स सारे के सारे आपके पास सब जीरो हैं। तो आपके पास यहाँ पर वो कहता है कि चैप्टर 3 के अंदर जो मॉडल आपस में कंपेयर करते हैं, तो ये कि वहां पर आप ये गौर से देखें कि वो एरर इंडिसेस को आपस में कंपेयर करना, और यहाँ पे ये कि एरर इंडिसेस तो हमारे पास सारे के सारे जीरो हो गए, बात ही खत्म हो गई, कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कहने में बहुत अच्छी चीज हो गई कि भाई मैंने पॉलिनोमियल मॉडल जो है ना वो फिट किया अपने डेटे पे और मेरे पास सारा का सारा रेसिडुअल जीरो आ गया। लेकिन अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस वन, कैन वी रियली कंसिडर दिस मॉडल टू बी बेटर देन अदर मॉडल्स वी कुड प्रपोज। अब वो बात है कि क्या ये जो मॉडल है जिसने एग्जैक्टली मुझे जो है ना वो रेप्लिकेट कर दिया बिहेवियर को, आप देखो कोई एरर है ही नहीं, इन दोनों के अंदर कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए, तो इसका मतलब ये तो बहुत शानदार चीज है और यही हमेशा यूज करनी चाहिए। इसके मसाइल क्या है, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज तो सामने नजर आ गया कि भाई एरर बिल्कुल जीरो हो गया। अब यहाँ पर प्रेडिक्शंस इनसाइड द रेंज, आप में से किसी ने माइक ऑन किया मुझे लग रहा है, क्योंकि आवाज बहुत लैग कर रही है। आप में से जिसने माइक ऑन किया है एहफाज, हाँ एहफाज लिख दो, चैट विंडो में लिख दो, क्योंकि आवाज बहुत लैग है। डेटा पॉइंट ज्यादा होंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी होगी। क्या चीज? असल में मुझे या फिर जनरलाइजेशन एहफाज या फिर तो चैट विंडो में लिख दो, बेस्ट ही है। व्हाट्सएप पे लिख दो, क्योंकि व्हाट्सएप भी मेरे सामने खुला हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आवाज बहुत लैग कर रही है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने कुछ लिखा है, सर कैन यू प्लीज लेट मी नो द पासवर्ड टू जूम मीटिंग। अच्छा, ये तो राय मोहम्मद दानिश है, वो तो ऐड हो गया, ठीक है। पता नहीं आप में से किसी ने नहीं लिखा व्हाट्सएप पे, ये एहफाज जो भी बात है चैट विंडो पे लिख दो यार, क्योंकि यहाँ पे माइक ऑन करोगे तो मुझे लगता है कि आवाज बहुत लैग कर रही है, समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हम आगे चलते हैं, कुछ बात पूछे तो पूछने को ऐसा मसला नहीं है। प्रेडिक्शंस इनसाइड द रेंज दैट इज इंटरपोलेशन एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो मैं ये कहता हूँ जी कि मेरे जो मॉडल इतना शानदार है कि मैंने विद इन द रेंज जो है ना मैंने बेहतरीन काम किया। लेट्स सी हाउ वेल दिस न्यू मॉडल P7 का मतलब है 7 डिग्री पॉलिनोमियल CI आपके पास डेटा पॉइंट्स हो गए, कैप्चर्स द ट्रेंड ऑफ द डेटा द मोड ग्राफ इन। अच्छा, यहाँ से ये किताब का ग्राफ है, तो इससे मैंने जब देखा तो इससे इतनी बात क्लियर नहीं हो रही थी, फिर मैंने मैटलैब में सब प्लॉट किया, तो ये मैटलैब के अंदर प्लॉट है। अच्छा, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जहां पे मैं थोड़ा रुक जाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा। प्रेडिक्शंस आउटसाइड द रेंज, क्योंकि भाई मैं मॉडल बनाता इस वजह से हूँ कि भाई ताकि विद इन द रेंज भी मुझे चीज का पता चल जाए और आउटसाइड द रेंज का भी पता चल जाए। जब मैं एक्स्ट्रापोलेशन यानी दैट इज आउटसाइड द रेंज जब मैं कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये वो जगह है जहां तक मेरे पास डेटा अवेलेबल था, तकरीबन 8 तक। मैं भी मैटलैब में आपको दिखाता हूँ ये सब चीजें, बल्कि मैटलैब की विंडो में ऑन कर देता हूँ, इन द मीन टाइम थोड़ा टाइम लगेगा मैटलैब को ऑन होने में। तो
यहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात यहाँ पे सामने आई है, जो कि मतलब बुक ने, ये बुक आगे एक्सप्लेन करेगी, लेकिन ये कि मैं सिर्फ ये कि क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पे गुजर रहा था तो मैंने कहा आई शुड हाईलाइट दीज थिंग्स। अगर आप गौर से देखो, अब इसने रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ दिया है। यहां तक लेट सपोज मैं कहता हूं जी, यहां तक मेरे पास हालात बेहतर हैं। हालात बेहतर होने का मतलब ये है कि ये मेरे पास जो डेटा गिवन था मुझे वो 1 से लेके आपके पास कोई 8 तक डेटा गिवन था, ठीक है। और मैंने इंटरपोलेशन, जबकि इंटरपोलेशन मींस विद इन द रेंज, जब मैं इसके अंदर यहाँ पे रहता हूं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं। वो कैसे, आप ये गौर से देखो, ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहे हैं ना, ब्लैक, ये डेटा पॉइंट्स है, ये गिवन डेटा पॉइंट्स है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो ब्लैक आपके पास है ना, ये आपके पास गिवन डेटा, और जो आपके पास जो बीच के पॉइंट्स है ना, दैट इज इंटरपोलेटेड डेटा। ये आपके पास इंटरपोलेटेड डेटा है सारा, इंटरपोलेटेड। और बहुत जबरदस्त हमारे पास मॉडल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एरर भी 0 है, सब कुछ शानदार है, सब कुछ बेहतरीन है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं मतलब ये है कि अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आपका अगर डेटा अगर ऐसे है तो इसका कोई ट्रेंड इस तरह करके होना चाहिए था, समवॉट लाइक दिस, मतलब ये मेरी बस एक मतलब एक गेस है। लेकिन ये कि मैं ये देखता हूँ कि जैसे ही डेटा जो है ना थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मतलब ये कि 10 पे जाता है, 11, 12, 13 पे जाता है, ये तो बहुत डेटा ब्लास्ट कर रहा है बिल्कुल। मतलब अगर मैं 15 तक जाता हूँ तो 3 10 टू द पावर 4, मतलब इसकी वैल्यूज मेरे पास जो है ना तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। मेरे पास 30,000 तक इसकी वैल्यू चली जाती है, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि कोई मसला जरूर है। मतलब पॉलिनोमियल मॉडल विद इन द रेंज तो बहुत ही तमीज का है, लेकिन जैसे ही मतलब ये बाहर चला जाता है रेंज से, तो ये तो बहुत ही इराटिक बिहेवियर है इसका, ठीक है। मैं मैटलैब से आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। चैप्टर 4, इस पे मेरे हिसाब से मैं काम कर ही रहा था और ये शायद अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये मैं आपको शेयर कर लूंगा आप लोगों के साथ। तो ये आपके पास सिंपल ये हो गया, और ये मॉडल है, और ये मेरे पास ये सब डेटा आ गया। ये वो डेटा है जो एक्चुअल डेटा है, और उसके बाद ये मेरे पास जो है ना वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। तो विद इन द रेंज आप देखो 1 से लेके 8 तक। आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है ना गालिबन? जी नजर आ रही है सर। ये मैटलैब की बिल्कुल। अब आप ये देखो, ये 1 से लेके 8 तक ये मैंने काउंटर रीडिंग्स ली, और यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, मैंने डेटा जब प्लॉट किया था तो 100 के साथ प्लॉट किया था। अच्छा सीधी बात है, मैटलैब के अंदर काम करना बहुत सिंपल होता है। ये कोफिशिएंट्स मैंने कंप्यूट नहीं किए हैं, कोफिशिएंट्स यहाँ पे कंप्यूट मैंने नहीं किए मैटलैब में, ये मैंने कॉपी किए हैं फ्रॉम द बुक, ताकि कंपैरिजन जो बुक की बात है उसका हो जाए। वरना आप यहाँ पे भी कंप्यूट कर सकते हैं। पॉली इवैल करके एक होता है, पॉली वैल है, बहुत सारे फंक्शन हैं जिससे आप ये कर सकते हैं। पॉलीफिट है एक आपके पास फंक्शंस। आप ये सब पॉलिनोमियल के फंक्शंस हैं, मैटलैब पे आप सर्च कर लेंगे, उस पे मैथवर्क्स पे आपको सब मिल जाएगा। तो जब मैंने इंटरपोलेशन किया 1 से लेके 8 तक तो बहुत शानदार है। लेकिन जब मैंने क्या किया, जब मैं इसको रेंज से बाहर लेके जाता हूँ, एम आई गोइंग आउट ऑफ द रेंज? नहीं, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं अपना लैपटॉप थोड़ा कन्वर्ट कर देता हूँ टैबलेट मोड से वापस लैपटॉप मोड में। मैं 2-3 चीजें आपको यहाँ पे करके दिखाना चाह रहा था, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग यहीं पे डेवलप हो, और जो टॉपिक आगे आ रहा है उसके बारे में। ठीक है, इंटरपोलेशन का हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स्ट्रा पोलेशन, ठीक है। मैं आउटसाइड द विंडो जाना चाह रहा हूँ, जो डेटा मुझे गिवन था उसके बाहर में जाके जो है ना वहां पे फिर मैं करना चाह रहा हूँ। और दिस इज फिगर नंबर 3, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, यहाँ पर आ गए कंट्रोल E, कंट्रोल V, और दिस इज फिगर नंबर 3, और दिस फिगर नंबर 3। और मैं यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रापोलेशन करना चाह रहा हूँ, तो लेट मी डू द एक्स्ट्रापोलेशन। और मैं कहता हूँ जी 0.0 से 0.5 के इंटरवल पे आप इंक्रीज करते चले जाओ, और आप इंक्रीज करते चले जाओ टू लेट सपोज 12 तक। और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि जी आप स्टार्टिंग फ्रॉम 0
आप इंक्रीज करते जाओ 12 तक, और ये आपके पास हो गई एक्स्ट्रापोलेशन। और फिर मैंने इसको रन कर दिया। जब मैंने रन कर दिया, कोई वार्निंग एरर आई है, पता नहीं। हाँ सही है, ठीक है, फिगर 3, आई होप इट विल वर्क। ये ग्राफ आया आपके पास एक्स्ट्रापोलेशन का। तो एक्स्ट्रापोलेशन के अंदर अगर आप देखो कि यहाँ पे इंटरपोलेशन के अंदर वैल्यूज मेरे पास 2500 तक यहाँ पे कुछ जा रही हैं, मतलब जब मेरे पास डेटा 8 था। और इंटरपोलेशन का मतलब है कि इन बिटवीन, ये जैसे 7.5 पे, 6.5 पे, 5.5 पे, जहाँ डेटा मुझे नहीं गिवन था वहां पे ऐसा था। और जैसे ही मैंने डेटा थोड़ा सा आगे बढ़ाना शुरू किया है, 8.5, 9, 10 और आगे, तो एकदम ये कर्व का ट्रेंड ही आपके पास चेंज हो रहा है। ठीक है। और अगर मैं बहुत बड़ी रेंज पे प्लॉट कर दूं, लेट सपोज, ताकि बस मैं व्यू करना चाह रहा हूं, तो ये कि, और मैं नेगेटिव वैल्यूज भी देखना चाह रहा हूं, लेट सपोज, तो -10 से मैं लेके जाता हूं, लेट सपोज 30 तक। तो -10 से लेके 30 तक, और ताकि ओवरऑल मुझे पता चले कि एक बहुत बड़ी रेंज पे ये पॉलिनोमियल कर क्या रहा है, हरकतें। तो ये आपके पास अगर गौर से देखो कि ये आपके पास वो डेटा है जो हमारे पास गिवन है। तो नेगेटिव वैल्यूज में इतने बुरे इसके रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन मतलब वहां पे इसका ट्रेंड है वही। लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज में तो एकदम ये शूट कर रहा है। और नेगेटिव में भी मुझे लगता है कि -10 को अगर मैं बढ़ा के -30 कर दूं, तो शायद वहां पे भी ये मसला करे, मतलब वहां पे भी एकदम ये चीज आपके पास इसका ट्रेंड चेंज हो जाए। आई होप यू आर विद मी, और आपको समझ में आ रहा है जो बातें मैं कह रहा हूँ, या मतलब ये कि मेरी बातें मतलब जी कुछ जी मुझे सेंस बन समझ रही आ है। रहा है। ये समझ में आ रही है बात? ये देखो क्या कबाड़ा हो गया जी इसका। जी अगर मैं नेगेटिव में भी 30 पे चला गया और प्लस में भी, तो ये कि उसने इन बिटवीन द रेंज, तो उसने यहाँ पे कुछ सही मॉडलिंग की थी। लेकिन अगर मैं इसको आगे और पीछे इंटरपोलेट एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो मुझे मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छा मॉडल है और ये बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट देगा। ठीक है। ये वाले मसाइल जो है ना, ये अब हम डिस्कस करते हैं, ये वाले मसाइल के। एक्स्ट्रापोलेशन का आपको दिखा दिया मैंने, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रेंज में ये आपके पास ब्लास्ट कर रहा है नाउ। अच्छा, ये अलग कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, लैग्रांजियन फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये पॉलिनोमियल्स के मसाइल क्या हैं। जब ये एरर 0 दे देते हैं, तो हम इन्हीं को यूज क्यों नहीं करते, क्या मसला है। अच्छा, लैग्रांजियन फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल ये क्या चीज है, मतलब ये कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट डिटरमिन करने के लिए हमारे पास, और ये कि पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमारे पास एक इजी मेथड है और कुछ भी नहीं। ठीक है। From the preceding discussion, we might expect that given n plus 1 distinct data points, there is a unique polynomial of at most degree n that passes through all the data points. ये बात बहुत दफा गुजर चुकी है भी मुस्तकिल। अच्छा, because there are the same number of coefficients in the polynomial as there are data points, intuitively we would think that only one such polynomial exists. ये गलत, अंग्रेजी exists नहीं है, exist होगा ये बिल्कुल। ये मैंने वहां से जब कॉपी किया तो ये शायद मुझसे गलत एडिटिंग हो गई, exist. This hypothesis is indeed the case, मतलब ऐसा ही होता है, लेकिन हम यहाँ प्रूव नहीं करेंगे इसको। We will not prove this fact कि भाई अगर आपके पास मतलब यहाँ पर जिस तरह के 8 डेटा पॉइंट्स हैं, तो आपके पास 7 डिग्री का पॉलिनोमियल फिट होगा, और उसमें 7 डिग्री की पॉलिनोमियल के अंदर आपके पास 8 कोफिशिएंट्स होते हैं, वो ये बात है। अच्छा एक मिनट, जैद ने लिखा है, वैसे जैद ने भी कोई बात लिखी थी और उसके बाद किसी और ने भी कुछ लिखा है, पता नहीं यार। आप लोगों ने चैट पे तो काफी बातें लिखी हैं। वेट अ मिनट, ठहरो मुझे पढ़ने दो एक दफा। पहले अफाज ने लिखा था जनरलाइजेशन में एरर आएगा इस मॉडल से। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब ये है कि वो बहुत मसाइल हो जाते हैं अफाज। फिर सेकंड जैद ने बात लिखी है, बट सर नॉर्मल वी डोंट डू एक्स्ट्रापोलेशन बिकॉज ऑफ इट्स। नहीं 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 जैद, ये बात सही नहीं है। हम एक्स्ट्रापोलेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि ये है कि हमारे पास जब एक मॉडल, हम ये कहते हैं कि भाई ये मॉडल हमारे पास हमने ये बनाया है और इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये कि हम ये कहते हैं उसके अंदर के जी इसको इसमें इंटरपोलेशन भी करो, एक्स्ट्रापोलेशन भी करो। ठीक है। लेकिन बहुत ही हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो हाईली नॉन लीनियर है, जिसका बिहेवियर इतना इराटिक है कि वो बहुत सिवियरली चेंज हो जाता है, तो फिर हम वहां पर एक्स्ट्रापोलेशन नहीं करते। लेकिन जनरली अगर हमारे पास, हमें पता है कि भाई मॉडल का ट्रेंड जो है ना इतना बुरा नहीं है डेटा का, तो हम उसे इंटरपोलेशन भी करते हैं और एक्स्ट्रापोलेशन भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, मोहसिन आराई ने एक और बात पूछी है, सर आई एम हैविंग ऑडियो इशू, आई वुड रिकनेक्ट। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई और बात अगर आपको चैट विंडो में पूछनी है तो पूछ लो, क्योंकि मैंने अभी मैसेज देखे हैं तो बहुत सारे मैसेजेस थे। अच्छा अच्छा, ये हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है कि जी आपके पास जितने डेटा पॉइंट्स हैं उतने, उससे एक कम डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और उतने ही कोफिशिएंट्स आपको डिटरमिन करने पड़ेंगे।
अच्छा, यहाँ पर rather we present the Lagrangian form of the cubic polynomial followed by a brief discussion of how the coefficients may be found for high degree polynomials. तो यहाँ पर एक आसान मेथड उसने डिस्कस किया है, Lagrangian का मेथड, कि ये क्या चीज है जिससे हम जो है ना पॉलिनोमियल के स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और कोफिशिएंट्स भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो मेथड क्या है? वो ये मेथड है, Lagrangian फॉर्म ऑफ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ये एक एग्जांपल के तौर पर है। इसके बाद फिर वो हाई डिग्री पॉलिनोमियल, nth डिग्री पॉलिनोमियल का वो बताएगा कि Lagrangian कैसे बन सकता है, यानी हाउ यू कैन जनरलाइज दिस मेथड। सपोज द फॉलोइंग डेटा हैव बीन कलेक्टेड। ये आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स थे, तो जब 4 डेटा पॉइंट्स में थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इस पे फिट होगा और थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसके अंदर 4 कोफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, ये बात अब बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कंसीडर फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये स्ट्रक्चर आपके पास, दिस स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय लैग्रांज। ठीक है, तो मतलब ये हम इसको इस तरह यूज कर रहे हैं। P3x थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, इसमें अगर आप गौर से देखो कि न्यूमरेटर के अंदर 3 आपके पास टर्म्स x की हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं, तो ये जब मल्टीप्लाई होंगी तो ये आपके पास x क्यूब बन जाएगा। बाकी आपके पास सारे नंबर्स हैं, बाकी सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं। ये सारे डेटा पॉइंट्स आपके पास जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा आई गेट द कोफिशिएंट। ये ब्यूटी है इस स्ट्रक्चर की, ये लैग्रांज के स्ट्रक्चर की ब्यूटी। अगर आप समझो इसको, आप में से जो लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन पे या मैटलैब पे या सी पे भी या किसी भी प्रोग्रामिंग उन्होंने की भी है, तो आपको अंदाजा होगा कि इस तरह का स्ट्रक्चर जनरेट करना बहुत आसान होता है अगर जिनको जेन्युइन प्रोग्रामिंग आप में से आती है। ठीक है, मेरा बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग का सारा, इस वजह से मुझे आइडिया है कि आपके पास अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूँ और टू nth डिग्री पॉलिनोमियल के, जी मेरे पास चाहे 18 डिग्री का पॉलिनोमियल है, चाहे 15 डिग्री का है, चाहे 8 डिग्री का है, तो मैं इस स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करके प्रोग्राम बना सकता हूँ और विद अ बटन क्लिक आई कैन जनरेट द कोफिशिएंट्स। ठीक है, एक तो मेथड वो था जो मैटलैब का मैंने आपको बताया, और एक मेथड वो है जो किताब वाला डिस्कस कर रहा है, जो कि सबसे क्रूड मेथड है, जो कि यूज नहीं किया जा सकता। मतलब वो कौन सा मेथड है? वो ये वाला है, मतलब ये सारे ये वाला, जिसके अंदर मैं सारी इक्वेशंस लिखूं, उनको आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करूं, सब निकालूं, तो ये वो चीज है। ठीक है, तो ये 3 अलग मेथड्स हो गए, एक ये किताब वाला हो गया, एक ये लैग्रांज वाला हो गया और एक मैटलैब वाला हो गया। अच्छा, ये लैग्रांज वाले के अंदर उसने क्या किया कि ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ये सारा स्ट्रक्चर हो गया पूरा का पूरा। अगर आप गौर से देखो, इसके अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर के अंदर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल जनरेट हो रहा है, क्यूबिक टर्म आपके पास आ रही होगी। बाकी आपके पास एक सर्टेन सीक्वेंस है कि जी पहले वाले के अंदर x1 है तो कहीं पे भी x1 नहीं आएगा, मतलब x1 माइनस x1 नहीं हो सकता, वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा सारे x। अच्छा, मेरी अजान शुरू हो गई है तो आई विल टेक अ ब्रेक। ठीक है, बस ये कि ये जो मैंने बात कही अभी, जो मतलब रिकॉर्डिंग जब ऑफ थी, कि भाई यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है ना मेरे पास, ये एक बहुत मतलब ये नॉर्मल स्ट्रक्चर कि जिसके अंदर आपके पास अगर डिनोमिनेटर में आपके जैसे x1 आ रहा है ना, x1 तो आपके पास न्यूमरेटर में फिर नहीं आएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पे x2 था आपके पास, तो x2 आपके पास यहाँ पर आ गया, तो आपके पास ये न्यूमरेटर के अंदर नहीं आएगा। तो ये बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है और इससे आप इसको डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो ये चीज है कि x0 टू xn आपके पास जैद, असल में बट टाइम अभी बिल्कुल नहीं है, तो मैं आपके बाद में जवाब दे दूंगा नमाज के बाद। लेट मी फिनिश दिस थिंग। Are n plus 1 distinct data points and y0 to yn are corresponding observation at these points, then there exists a unique polynomial px of at most degree n with the property that, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, और y के इक्वल टू px के फॉर ईच k इज इक्वल टू 0 to n, जो अभी हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस पॉलिनोमियल इज गिवन बाय px इज दिस वन, कि y0 l0 l0x प्लस करते करते yn ln x, और आपके पास ये जो एल के आपके पास, मतलब कोई भी आपके पास यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, ये जो हमारे पास, ये कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं? एल के उसने जो बीच में यहाँ पे लिखा है, लेट सपोज आई हैव एल के एक्स कैन बी रिटन एज लाइक दिस, कि जी अगर आपके पास यू हैव एक्स के, तो दिस इज ऑल एक्स के, और एक्स के अलावा आपके पास बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे, और न्यूमरेटर के अंदर हमारे पास ये एक्स आपके पास आएगा which will determine the degree of the polynomial। बाकी आपके पास सारे नंबर्स आ जाएंगे, डेटा पॉइंट्स आएंगे, और अल्टीमेटली this whole thing will get multiplied by yk and then you will get the coefficient। और इसको पूरा सॉल्व करेंगे, you will get the complete polynomial। ठीक है, तो हम नमाज के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह, और जो आपको क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ लीजिएगा तब इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग, दैट्स फाइन। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तक बात हो गई थी, वी कंटिन्यू विद दिस वन। ये लैग्रांजियन से जो ना हमारे पास ये पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर जो हमको मिल जाता है, तो हमारे पास कोई भी nth डिग्री पॉलिनोमियल है तो हम उसको यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो पॉलिनोमियल को हम डेवलप कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम ज्यादा जो है ना, मतलब ये कि हमारा अब फोकस ये है कि इस सेशन 2 के अंदर एक तरह से कि भाई मतलब हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स जो हैं इनका फायदा नुकसान या क्या है, हम वाकई में इनको यूज करें या नहीं करें क्या, तो वो चीज हम थोड़ा एनालाइज यहाँ पे करेंगे। वाई यूज हाई डिग्री पॉलिनोमियल्स। अटेंडेंस भी मैं थोड़ी देर में अटेंडेंस ले लेता हूँ क्योंकि because the polynomial 4.3 passes through each of the data points, the resultant sum of absolute deviation is 0. Wait a minute, let me have a look. 4.3 ठीक है, तो this polynomial जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास हर एक से जो भी हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं ये उससे गुजरेगा। अगर हमारे पास लेट सपोज अगर बहुत हाई डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब हमारे पास 50 डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये 49 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा और ये गारंटीड है कि हर डेटा पॉइंट से गुजरे, और इसका रिजल्टेंट सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन 0 होगा। क्या आपके पास वो सारे डेविएशन 0 होंगे। कंसिडरिंग द वेरियस क्राइटेरिया ऑफ बेस्ट विथ प्रेजेंटेड in chapter 3 we are tempted to use high order polynomials to fit larger sets of data। तो हमारे पास सीधी बात है, चैप्टर 3 के अंदर हमारे पास मुस्तकिल एरर आते थे, ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम ये वाला मॉडल स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो एरर हमारे पास नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये कि अभी जो हमारी नॉलेज है उसमें हम ये कह सकते हैं कि जी हमारे पास ये हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है, बिकॉज यू गेट 0 एरर्स। After all, the fit is precise. Let's examine both the advantages and the disadvantages of using high order polynomials. So we'll look into this one. It may be of interest to determine the area under the curve representing our model or its rate of change at a particular point। तो ये बहुत दफा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जी आपके पास एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है, मतलब वेरी क्विकली। यहाँ पे मैं इसलिए एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि जी आपके पास लेट सपोज इंटीग्रल या डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी इज वी टी एंड डी बाई डी टी ऑफ वी टी इज ए टी। तो मेरे पास जो पॉलिनोमियल बेसिकली वो जनरेट हुआ, मतलब मेरे पास जो पॉलिनोमियल जिस पाथ पे मैंने मूव करना था, तो अगर मुझे वेलोसिटी कंप्यूट करनी है तो आई कैन सिंपली टेक द डेरिवेटिव ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसी तरह अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है फॉर सम रीजन, तो ये है कि एनर्जी कंज्यूम कितनी है या वर्क डन कितना है, ये एनर्जी यूटिलाइज कितनी है, तो वो सब मैं इंटीग्रल ऑफ द पॉलिनोमियल्स आई कैन कंप्यूट वेरी इजीली, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस have the distinct advantage of being easily integrated and differentiated. If a polynomial can be found that reasonably represents the underlying behavior, मतलब अगर ये बात हो जाए वाकई में, it will be easy to approximate the integral and the derivative of the unknown through model as well। तो वो बहुत आसानी से हम जो है ना मतलब उसके इंटीग्रल या डेरिवेटिव्स भी हम निकाल सकते हैं जो एक्चुअल रियलिटी के अंदर हो रहा होगा। Now consider some of the disadvantages of high order polynomials। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने लिखे, अब यहाँ पे उसके डिसएडवांटेजेस जो बुक डिस्कस करती है, तो वो एग्जांपल्स के साथ जो डिसएडवांटेजेस है हमारे। For the 17 data points presented in table 4.10, it is clear that the trend of the data is y is equal to 0 for all x over the interval -8 to 8। तो अगर मेरे पास 4.10 अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये 4.10 है, और इसके अंदर मेरे पास अगर देखूं तो इसने जानबूझ के मतलब ये फॉर टेस्ट पर्पसेस इसने यहाँ पर ये लिया है कि यू हैव ऑल ऑफ देम द वैल्यूज दे आर ऑल 0, ठीक है, मतलब ये कि y डेटा पॉइंट्स आपके पास सारे के सारे 0 हो गए, ठीक है, फ्रॉम -8 to +8। तो बहुत ही स्ट्रेंज किस्म का पॉलिनोमियल है, मतलब ये डेटा मेरे पास है। सपोज इक्वेशन 4.3 मतलब जो लैग्रांजियन का आपके पास स्ट्रक्चर है, इज यूज्ड टू डिटरमिन अ पॉलिनोमियल दैट पासेस थ्रू द पॉइंट। तो सीधी बात है 16 मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स मेरे पास हैं 17 पॉइंट है, तो 16 डिग्री का पॉलिनोमियल यहाँ से पास करेगा। और द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल पासिंग थ्रू द डेटा पॉइंट्स इज डिपिक्टेड इन फिगर 4.12। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास 16th डिग्री जो पॉलिनोमियल है वो ये मेरे पास है, दिस इज द 16th डिग्री पॉलिनोमियल which is passing through all the data points। all the data points का मतलब अगर मैं डेटा पॉइंट्स को हाईलाइट करूं, एक डेटा पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, इस तरह इट कैरीज ऑन। तो ये आपके पास सारे डेटा पॉइंट्स हैं, ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं जिससे ये पॉलिनोमियल पास कर रहा है। तो ये गारंटीड है कि इसका एरर तो आपके पास 0 है। जब मैं इसका रेसिडुअल एरर निकालूंगा तो आपके पास एग्जैक्टली डेटा पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हो गया, कह रहा है note that although the polynomial does pass through the data points within tolerance of computer round of errors, there is severe oscillations of the polynomial near each end of the interval। तो आपके पास दोनों इंटरवल के एंड पे आपके पास यहाँ पे सिवियर ऑसिलेशंस है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, क्योंकि जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्योंकि ये सेमेस्टर एंड होने वाला है, मैं असाइनमेंट 2 अभी मतलब ये बस इस चैप्टर को मिला के फिर मैं दे दूंगा असाइनमेंट 2 इंशाल्लाह, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो चैप्टर 1 जो असाइनमेंट 1 भी सबमिट नहीं करवाई अभी तक। और ये कि
उसमें तो उनके बहुत मेजर डिडक्शन होगा, लेकिन सेकंड वाली असाइनमेंट जो है इसकी हार्ड कॉपी और फर्स्ट वाले की हार्ड कॉपी आप लोगों को मुझे लाजमन सबमिट करवानी है बिफोर द फाइनल्स। तो अगर आप कराची में और कीट आ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कराची में नहीं है तो यू शुड सेंड इट बाय पोस्ट, ठीक है। आप मुझे मेल कर दो, मतलब ये कि क्योंकि मैं अपने पास एविडेंस जो आपके हैंड रिटन सारे, क्योंकि इतना प्रिंटिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा, जो आप लोगों को एक्चुअल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके हाथ का बना हुआ होगा ना वो मैं अपने रिकॉर्ड में रखना चाहूंगा, तो वो प्लीज आप लोग मुझे जरूर भेज देगा। अभी असाइनमेंट 2 भी हो जाए उसके बाद दोनों असाइनमेंट्स, लेकिन असाइनमेंट 2 की जो डेडलाइन होगी उस पर आप एलएमएस पे तो उसको अपडेट कर देगा, और उसके बाद लेकिन हार्ड कॉपी जरूर भेज दीजिएगा मुझे प्लीज। अच्छा ये कि यहाँ पर ये बात हो गई, और यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या आया, वो कहता है कि जी आपके पास जो डेटा का ट्रेंड है वो कह लेंगे सिवियर ऑसिलेशंस हैं। तो ऑसिलेशंस आपके पास कहाँ है, आपके पास एक ये ऑसिलेशंस है और ये ऑसिलेशंस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑसिलेशंस हैं। और वो कहने लगे कि अगर मैं यहाँ पर इंटरपोलेशन भी करूंगा तो मेरे पास बहुत बड़ा मसला आएगा। देयर इज सिवियर ऑसिलेशन द पॉलिनोमियल नियर ईच एंड ऑफ द इंटरवल। और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये की जा रही है कि जी अगर मैं यहाँ पे अगर इंटरपोलेशन करता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर कहीं इंटरपोलेट करता हूँ इस पॉइंट पे, तो आपका क्या ख्याल है 7.5 पे, यहाँ पे मेरे पास जब सारा ट्रेंड जीरो तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए, मतलब ये कि जो टेबल को देख के ऐसा लग रहा है। लेकिन जब मैं ग्राफ को देखता हूँ और मैं ग्राफ को अगर मैं गौर से देखूँ 7.5 पे, तो मेरे पास बहुत ही अजीब और गरीब रिजल्ट आ रहा है। 7.5 पे आई एम गेटिंग अ वेरी ह्यूज वैल्यू ऑफ नियरली -50। कोई -50 के पास जो है ना ये मुझे प्रिडिक्शन दे रहा होगा कि एट x इज इक्वल टू 7.5 द वैल्यू ऑफ y इज -50, जो कि बिल्कुल मतलब ये कि गलत है, क्योंकि ये कि जब डेटा आपके पास ट्रेंड आपके पास सारा जीरो है तो वो जीरो ही होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का ये मसला है। Thus there would be gross error in estimating y between the data points near +8 and -8। तो ये बहुत बड़ा मेजर एरर होगा। Likewise, consider the error in using the derivative of the polynomial to estimate the rate of change of the data, or in using the area under the polynomial to estimate the area trapped by the data। मैं rate of change देखता हूँ, मतलब यहाँ से मुझे नजर आ रहा है वाज़े तौर पे कि जब मेरा rate of change is 0, इट्स ऑल कांस्टेंट, तो रेट ऑफ चेंज इज 0। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिटवीन 6, 7 एंड 8 अगर रेट ऑफ चेंज निकालूंगा तो 6, 7 और 8 मेरे पास रेट ऑफ चेंज आपके पास जो है ना इसकी वैल्यूज आएंगी। द रेट ऑफ चेंज इज नॉट 0, जबकि उसको 0 होना चाहिए। मतलब आपके पास जब पूरा का पूरा डेटा 0 से लेके 8 तक आपके पास सारा 0 है तो रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो डेफिनेटली 0, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। This tendency of high order polynomials to oscillate severely near the endpoints of the interval is a serious disadvantage of using them. तो ये सबसे एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज है, and we will avoid using high order polynomials। so ये मेजर उसका डिसएडवांटेज हमें नजर आया यहाँ पे। उसका एक और मेजर डिसएडवांटेज भी आगे भी आएगा। Here is another example of fitting a high order polynomial to data. The scatter plot for the data suggests a smooth increasing concave up curve। तो ये मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं, मेरे पास x की वैल्यूज मेरे पास हैं, y की वैल्यूज मेरे पास हैं, और ये मेरे पास उसका जो है ना ये ट्रेंड ये है। तो आपके पास दिस इज समथिंग लाइक दिस। लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल में फिट नहीं करना चाहता, मैं एक पैराबोला फिट नहीं करना चाह रहा। और ये कि जब मैं पैराबोला फिट नहीं करना चाह रहा तो ये कि मेरे पास जो है ना जो डेटा पॉइंट्स है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मेरे पास 7 डेटा पॉइंट है। तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल मैं यहाँ पे फिट करूंगा। वो जो 6 डिग्री पॉलिनोमियल होगा आपके पास वो हर डेटा पॉइंट से पास करेगा, लेकिन उसका मसला होगा we fit a 6th order polynomial to the data where we have 7 pairs and 7 and then plot the polynomial in figure 4.14। तो ये आपके पास सारे के सारे कोफिशिएंट की वैल्यूज आप लैग्रांजियन से भी निकाल सकते हो, मैटलैब से भी निकाल सकते हो, किसी मेथड से भी आप कंप्यूट कर सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू फाइंड दीस कोफिशिएंट्स यूजिंग वन ऑफ द मेथड्स। आपको जरूर जो है ऐसा नहीं होगा आपको पता ही नहीं हो एग्जाम में अगर ये सवाल आता है या असाइनमेंट में आपको पता हो कि ये कोफिशिएंट्स हम निकालते कैसे। Thus, although the high order first or n-1 order polynomial gives a perfect fit, मतलब ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये आपके पास सारे के सारे डेटा पॉइंट से जरूर पास करेगा। Its change from increasing to decreasing at the end point makes prediction questionable beyond the range of the data। हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चीज है, ये आपके पास जो डेटा है आपके पास डेटा पॉइंट्स आपके पास क्या थे, यहाँ पर डेटा पॉइंट्स मेरे पास ये हैं, दीज आर द डेटा पॉइंट्स, ये मेरे डेटा पॉइंट्स हैं 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 डेटा पॉइंट्स। और जो पॉलिनोमियल मैंने फिट किया वो ये वाला पॉलिनोमियल है। अगर आप और से देखें कि यहाँ पर ये बहुत ही अजीब इसका ट्रेंड है, मतलब दिस नॉर्मल आपका जो कर्व है द कर्व इज गोइंग अप, और मुझे जो ट्रेंड मतलब पॉलिनोमियल फिटिंग के बाद मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि जी अगर मैं यहाँ पर हूँ तो आई एम गोइंग डाउन,
ये पॉलिनोमियल मुझे कह रहा है, मॉडल मुझे कह रहा है, जबकि एक्चुअल डेटा मेरा सारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये मतलब ये कि ये हमेशा सही नहीं होता कि मैं डेटा पे जो है ना वो हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल में फिट कर दूं। तो ये उसका सेकंड एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। विद इन द रेंज मतलब दिस इज सेकंड डिसएडवांटेज, आई विल हाईलाइट दिस वन। क्या आपके पास उसका जो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग आपके पास जो है ना बिहेवियर होता है। द कंपैरिजन ऑफ 3 केसेस, तो ये बिल्कुल मतलब एक तरह से आखिरी टॉपिक आज के लिए। लेट्स इलस्ट्रेट अनदर डिसएडवांटेज ऑफ हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स। एक और इसका 2 अन्य डिसएडवांटेज देख लिए इसके। तीसरा डिसएडवांटेज आपके पास हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स को यूज करने का क्या है, फिर इसको हम सॉल्व किस तरह करते हैं वो इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर में देखेंगे कि मतलब हम इसको किन मेथड से हम मॉडलिंग कैसे करें, मतलब जब ये इसके इतने ज्यादा मसाइल आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। हो सकता है कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर मेरे पास तो कोई ऐसा नहीं आ रहा है मैसेज, मतलब ये कि इंटरनेट का। अच्छा, लेट्स इलस्ट्रेट अनदर डिसएडवांटेज ऑफ हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स और कंसीडर द 3 सेट्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेड इन टेबल 4.11। तो मेरे पास ये 3 सेट्स ऑफ डेटा, इट इज दिस वन। तो ये मेरे पास ये केस 1 आपके पास है। ये मेरे माउस से मैं इसको कर रहा हूँ जो कि बहुत ही बुरा हो रहा है। लेट मी हाईलाइट विद दिस। आप गौर से इसके अंदर देखें कि डेटा में फर्क कितना है। डेटा के अंदर आपके पास केस 1 जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है और केस 2 उसमें सिंपल आपके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर का फर्क है और कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पास यहाँ पर 6 नहीं है और यहाँ पर 1 नहीं है और यहाँ पे 6 नहीं है और यहाँ पे आपके पास 6 नहीं है और यहाँ पे 1 नहीं है। सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट का फर्क है। केस 1 केस 2 आर सेम, ये बिल्कुल सेम है। और इतना एरर आपके पास जो है ना, मतलब ये तो सेंसर रीडिंग के अंदर आता ही है, ठीक है। अच्छा, केस 1 और केस 3 में आप और से देखें तो आपके पास क्या डिफरेंस है। आपके पास पहली रीडिंग बिल्कुल सेम है, दूसरी रीडिंग बिल्कुल सेम है, तीसरी रीडिंग के अंदर सिंपल एक जगह डिफरेंस आ रहा है, वो सिर्फ उसने 9 डाल दिया है, जो कि कोई इतना सिग्निफिकेंट एरर नहीं है क्योंकि वो भी आपके पास थर्ड सिग्निफिकेंट फिगर आपके पास है। बाकी डेटा पूरा का पूरा सेम है। तो इसका मतलब है कि तीनों डेटा मेरे पास दे आर नियरली सेम, दे आर नियरली, मतलब अगर मैं आपको बोलूं आपको 5 आदमी 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 डिफरेंट सेंसेस से मेजरमेंट लें तो ये तो इतना एरर तो नॉर्मल है। लेकिन जब आप एक ही मतलब डिवाइस, मतलब ये कि उसके मेजरमेंट्स आप ले रहे हैं तो इसका मतलब एक अंडरलाइंग फिनोमिना सेम है। तो डेटा के अंदर जो इतना बेसिक सा डिफरेंस है तो आपके पास जो मॉडल होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप गौर से देखें कि वो क्या कहता है आपके पास। मैंने व्यू किया इसको 100%। अच्छा, लेट्स इलस्ट्रेट ये हो गया। लेट्स डिस्कस द 3 केसेस। केस 2 इज मेयरली केस 1 विद लेस प्रिसाइज डेटा, देयर इज 1 लेस सिग्निफिकेंट डिजिट, जो मैं आपको बात बता दी। केस 2 और केस 1 बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है। केस 3 इज केस 1 विद एन एरर इंट्रोड्यूस इन द ऑब्जर्वेशन। सिर्फ एक जगह मसला है, वो क्या आपके पास क्या है कि सिर्फ एक डेटा पॉइंट में मसला था जो मैंने आपको बता दिया कि उसमें सिर्फ 9 है और उसमें नहीं है। 9 है इसके अंदर और इसके अंदर यहाँ पे 0 है। Intuitively, we would think that the 3 interpolating polynomials would be similar because the trends, the data are all same. ये सब सेम है बिल्कुल, तो सिमिलर है और उनका डेटा आपके पास बिल्कुल तो एक ही होना चाहिए। बिकॉज देयर आर 5 डिस्टिंक्ट डेटा पॉइंट्स और in each case a unique polynomial of at most degree 4 can be passed through each set of data. Denote the 4th degree polynomial symbolically as follows. So ये मेरे पास जो है ना ये 4 डिग्री polynomial है जो उन 5 डेटा पॉइंट से गुजरेगा। और ये कि जब मैंने वो डेटा पॉइंट से मैंने उनको मतलब पास करवाया तो मेरे पास ये कोफिशिएंट्स आए। अब आप गौर से अगर देखें कि केस 1 और केस 2 ये आपके पास बिल्कुल एक तरह से सेम है, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट मतलब डिजिट का फर्क है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देखें इसके कोफिशिएंट्स 2, 3, 4, -1, 1 है और उसके थोड़े डिफरेंट हो गए हैं। मतलब ये कि यहाँ पर ये जो है ना आपके पास दे आर डिफरेंट, दे आर। और अगर आप केस 3 में चले जाएं तो वो तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मतलब वो केस 3 के अंदर सिर्फ एक इतना सा फर्क आया है और यू कैन कंपेयर कि आपके पास A0 के कोफिशिएंट्स आपस में, A1 के कोफिशिएंट्स, A2 का, A3 का और A4 का, ये कितना इनके अंदर मेजर डिफरेंस है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जो है ना अनडिजायरेबल चीज है। ये बहुत अनडिजायरेबल चीज है कि जी इतना सा सिर्फ फर्क था, इतना सा सिर्फ फर्क था और ये कि इतना मेजर डिफरेंस आया। तो इसका मतलब ये कि सेंसर रीडिंग में ले रहा हूँ और सेंसर रीडिंग में 10 दफा लूंगा, 10 दफा अलग सेंसर रीडिंग्स आएंगी, मतलब इतना सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो फर्क आता ही है उसके अंदर, आप सबको अंदाजा है। तो मॉडल्स में इतना मेजर डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं पॉलिनोमियल फिटिंग कर रहा हूँ हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल। तो ये मेरे पास तीसरा डिसएडवांटेज आया।
हाई ऑर्डर पॉलिनोमियल्स का, और यहाँ पे उसने कहा कि भाई ये केस 1 का हो गया, केस 1 केस 2 नियरली इनडिस्टिंग्विशेबल, केस 3 आपके पास जो है ना वो अलग उसका ट्रेंड है बिल्कुल केस 3 का, जो कि बहुत ही अजीब बात है कि मैंने इतना सा डिफरेंस है सिर्फ, और इतना सा डिफरेंस की वजह से इतना मेजर जो है ना आपके पास जो है ना वो मॉडलिंग के अंदर फर्क आ गया, विच इज रॉन्ग, विच शुड नॉट हैपन। Sensitivity of the polynomial coefficients, table 4.12 tabulates the coefficients all these, जो मैंने बता दिया, to 4 decimal places. अच्छा, by fitting the data points in each of the 3 cases. Note how sensitive the values of the coefficients are to the data. तो बहुत ज्यादा sensitive है. Nevertheless, the graphs of the polynomials are nearly the same over the interval of observations. तो आपके पास इस observations में तो वो same है, मतलब आपके पास वो ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं यहां से इसकी बात करता हूं, यहां से 0.2 से लेके 0.9 तक, इसके दरमियान तो बिल्कुल सेम है, लेकिन इसके बियॉन्ड वो आपके पास बहुत ही इराटिक बिहेवियर है उसका। The graphs of the 4 degree polynomials representing each case are presented in figure 4.15, जो मैंने दिखा दिया. This example illustrates the sensitivity of the coefficients of high order polynomials to small changes in the data. इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा जो है ना ये डेटा सेंसिटिव होते हैं कि जरा सा डेटा आगे पीछे होता है तो ये कि आपके पास कोएफिशिएंट्स के अंदर बहुत मेजर वेरिएशन आती है. Conclusion, because we do expect measurement errors to occur, simple बात है. The tendency of high order polynomials to oscillate as well as the sensitivity of their coefficients to small changes in the data is a major disadvantage. ये बहुत major disadvantage है. That restricts their usefulness in modeling. इसका मतलब ये है कि हम high order polynomials के ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि high order polynomials हमारे पास उस वक्त तो हमें एरर बहुत छोटा शो कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ये बहुत मतलब ये कि ये डेंजरस चीजें हैं, क्योंकि ये एक्सट्रापोलेशन में भी, और बाज दफा आपके पास ये कि ये जरा सा डेटा चेंज हो जाएगा तो बिल्कुल अलग मॉडल जनरेट कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत चीज है. इन द नेक्स्ट सेक्शंस वी कंसीडर टेक्निक्स दैट एड्रेस द डेफिशिएंसीज नोटेड इन दिस सेक्शन. तो आगे फिर हम क्यूबिक स्प्लाइन्स पे जाएंगे जहां पर ये चैप्टर एंड होगा इंशाल्लाह. आप लोगों को अब ये लेक्चर एंड हो गया, अब आप लोगों को डिस्कशन कुछ करना है तो आप बिल्कुल कर ले. मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ एक दफा, जिनको लॉग ऑफ करना है वो लॉग ऑफ करके चले जाएं, और जिनको कोई बात पूछनी है डिस्कस करना है दे आर मोर देन वेलकम टू आस्क. एक मिनट सर, ये मैटलैब पे कोएफिशिएंट्स कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट अ मिनट, मैं एक मिनट में पहले अटेंडेंस ले लेता हूँ और उसके बाद फिर जिनको लॉग ऑफ करना है वो चले जाए. मैं मैटलैब पे एक दफा करता हूँ यहाँ पे, ठहरे एक मिनट. ये स्टूडेंट्स तो बहुत 23 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे पास. हमजा गौरी तक आया. इरफान गालिबन तुम मतलब ये इरफान मुकीम हो जो कीट में, मैं मुस्तकिल यही कहता हूँ कि भाई अपनी आईडी के साथ लॉगिन किया करो, लेकिन आप ये देख लो, वेरीफाई कर लो अटेंडेंस सबकी हो गई है नहीं हो गई है ग्रुप पर. किसी का नाम मिसिंग है तो मुझे बता दो. सॉरी सर, असल में मैंने लिंक से ज्वाइन किया था जिसकी. ठीक है ओके. अच्छा, जिनको लॉग ऑफ करना है दे कैन लॉग ऑफ, और ये एक्चुअली जिनको सर बैठना है लिंक जो से बात ज्वाइन किया था पूछनी है इसमें सर. वो पूछ सकते हैं. एक सेकंड है, मैं जरा अपने लैपटॉप को कन्वर्ट करूं नॉर्मल मोड के अंदर, ताकि मैटलैब पे मैं जो ये सवाल पूछ रहे थे. आपने किसने सवाल पूछा था? जी सर, मैंने पूछा था. मैंने एक सेकंड ठहरो, यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेंट्स की विंडो में इट इज हमजा हुसैन. ठीक है हमजा. अच्छा हमजा, आप ये पूछ रहे हो कि हम वो कैसे निकाल सकते हैं. अच्छा, एक तो आपके पास मेथड ये कि, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं कहूंगा पॉलीफिट का है ना, आप मतलब लेट मी राइट हियर एक सेकंड. आप ये वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो ना, मतलब सीधी बात है, मैटलैब का फंक्शन आप डेटा दोगे वो डायरेक्ट आंसर दे देगा. अच्छा, ये थोड़ा ज्यादा इंट्यूटिव है, क्योंकि मतलब ये कि आपको नजर आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जी आप जो है ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है, मैंने इस मेथड को ट्राई नहीं किया, ये एकदम मैं पढ़ा रहा था तो मेरे जहन में आया, लेट मी ट्राई दिस हियर. ठीक है, इसके अंदर मुझे बुक से एक सेकंड है मैं डेटा ले लेता हूँ, ये सारा डेटा, बल्कि 100 और ये वाला वही डेटा, एक सेकंड, जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है. इट इज दिस वन. अच्छा, ये वो पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स, और ये कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉपीड फ्रॉम द बुक. ठीक है, ये तो आपके पास डायरेक्ट होगा जो मैंने बुक से कॉपी किया. ठीक है. अच्छा वेट अ मिनट, फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, डू यू वांट टू क्रिएट इट? नो. अच्छा, इसको मैंने सेव किया. अच्छा, अब ये कि आपके पास, मैं यहाँ पे दूसरा एक लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल
coefficients generated using matrix method। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स मेथड में देखता हूँ। मैट्रिक्स मेथड में मैंने आपको क्या कहा कि उसके अंदर मैं सारा डेटा को एक दफा जो है ना मुझे यहाँ पे करके लिखना है y के अंदर, तो y के अंदर डेटा मेरे पास जो है वो आगे पास सारा t के अंदर है, तो दिस इज t, बल्कि मैं कैपिटल Y ही लिख देता हूं ताकि वो चीज मेरे पास हो जाए ना। तो मेरे पास ये डेटा हो गया Y का। अब मुझे बनाना है मैट्रिक्स A बनाना है। मैट्रिक्स A जो बनाना है असल में उसके अंदर मुझे ये देखना है कि ये पहले 1 का है, फिर 2 का स्क्वायर, नहीं 1 आपके पास 2 द पावर 7 है। मतलब ये क्या, अगर मैं बिल्कुल ही क्रूड मेथड से लिखूं जो कि बिल्कुल गलत है, लेकिन लेट मी राइट हियर ताकि वो 1 हो गया, फिर ये 1 का स्क्वायर है आपके पास, ये 1 का क्यूब है, 1 टू द पावर 4 इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है, लेकिन 1 टू द पावर 5 6 1 टू द पावर, ये बिल्कुल मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिनको प्रोग्रामिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है ताकि उनको आइडिया हो ये मैं मैट्रिक्स कैसे बना रहा हूँ। ये हो गया, फिर आपके पास यहाँ पे 2, लेट मी, आप में से जो मैटलैब को थोड़ा यूज करते हैं उनको आइडिया होगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ। Control C, Control V, 3 4 5 6 7 और 8। मतलब ये फॉर लूप से भी बहुत सिंपली हो सकता है, लेकिन मैं भी उसको अवॉइड कर रहा हूँ। मैं सिंपल ताकि ये कि आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। वेट अ मिनट, और 5 मैं काम करूंगा, मैं इसको फॉर लूप में भी लिख के आप लोगों को ईमेल फिर कर दूंगा, मतलब व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। अभी सिर्फ मैं लेट मी चेक माय कॉन्सेप्ट, होपफुली आई एम डूइंग करेक्ट। लेकिन ये कि भी यहाँ पे ये 8 ठीक है, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स है, दिस इज माय मैट्रिक्स A, और वो मेरे पास हो गया मैट्रिक्स Y, और ये कि अगर मैं उसको ट्रांसपोज ले लेता हूँ ताकि ये कि वो मेरे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर वो हेल्प करे। ठीक है, और ये मेरे पास हो गया 7, तो ये आपके पास हो गया 7/8 एंड 8/1, दैट्स फाइन, A into Y। और यहाँ पर ये क्या होगा, अच्छा दिस इज X, इसको X का है, वेट अ मिनट, नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट, और ठीक है, A is equal to X inverse Y। देयर इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि इनवर्स आपके पास जो है वो इसका इनवर्स कंप्यूट करना, क्योंकि इट्स नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स, या कि स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। वेट अ मिनट, एम आई डूइंग समथिंग रॉन्ग? मेरे हिसाब से मैंने गलती की है। A0, दिस इज नॉट ओनली वन आएगा, मैंने यहाँ पे गलती की है, असल में यहाँ दिस इज पर रॉन्ग, ये X नॉट आएगा असल में, नहीं, दिस इज रॉन्ग, व्हाट आई हैव डन दिस इज रॉन्ग। ये आपके पास जो है ना, मतलब दिस इज X नॉट, निकालना है ना, क्या चीज? X हमें तो X निकालना, तो X होगा A इनवर्स Y। हाँ हाँ, एक मिनट ठहरो, ये मेरे पास 8x1 हो गया, और असल में नहीं, मैट्रिक्स आपके पास मैट्रिक्स डायमेंशन मस्ट मैच, तो बात है, दिस मस्ट बी 8x8, जी और दिस इज जी आल्सो
ठीक है, बिल्कुल सही है। 1 मिनट ठहर जाओ। ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैं वही देख रहा था, असल मेरी मैट्रिक्स मेरा वो सही नहीं बन रहा था इस वजह से। और दिस इज 1 1, तो ये आपके पास यहाँ पर दिस इज 1 1, इसके साथ ये जो है ना दिस इज 1, दिस इज 1, ये 1 जो है ना असल में ये वो है क्या बोलते हैं जो A0 ये नॉट का कोफिशिएंट है, ये वो है असल में। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इनवर्स ऑफ एक्स, और ये कि यहाँ पर आपके पास इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स बिल्कुल सही है, मैथ सही है, एक्स इनवर्स into y, that's fine. Now let me find what is the coefficients, what are the coefficients. ठीक है, let me compute this, और ये मुझे अभी पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है और क्या हो रहा है यहाँ पे। let me run this thing. ठीक है, ये कोफिशिएंट्स मेरे पास आए, इनको हम कंपेयर करते हैं कि हमारे पास उनसे क्या बनाई है और वेयर आई हैव डन अ मिस्टेक। क्या ख्याल है, मेरे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं -14 आ रहा है, तो यहाँ पे -13.99 है। 232 मेरे पास आ रहा है, यहाँ 232.911 है, -29 है, -29 है। इसका मतलब है मैं इतना बुरा मैंने काम नहीं किया है। सर ठीक है, काफी मैच है तकरीबन। ठीक है, तो ये आपका मेथड है, इसका सिंपल फॉर लूप लिख लो, ये जो एक्स का है तो आप कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, बहुत सारे और मेथड्स हैं। और किसी कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लो। बस ये कोशिश करना, असल में मेरा एक प्लान ये था कि मैं कोई टर्म पेपर लिखवाऊं, लेकिन असल में ऑनलाइन के अंदर बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत सारी चीजें मैनेज करना और बहुत सारी चीजें सुपरवाइज करना। मतलब ये अगर ऑन कैंपस होती तो मैं आप लोगों को सुपरवाइज करके, मतलब कोई ऐसा आपको प्रॉब्लम देता है जिसमें आप लिख के कम से कम एक बेसिक लेवल का पेपर आप लिख सकते हैं। लेकिन अभी मैं असाइनमेंट 2 दूंगा, फिर देखूंगा मॉडल्स के लिहाज से कि क्योंकि जब तक आप काम नहीं करोगे तो आप लर्न नहीं कर सकते। तो बार बेस्ट ऑफ लक, मैं क्लास एंड कर देता हूँ अभी। कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ लें। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।